हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। आज हम जीएस के टॉप 50 क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो कि आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंकिंग और अदर स्टेट। ठीक है दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया था? इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर 2022 को। यानी राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हाल ही में मनाया गया है 5 अक्टूबर 2022 को। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? ये किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही आंसर है 1948। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948 में। पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 5 जून 1986 को आया था, जिससे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता दिवस आया था 2002 को। ठीक है, जैव विविधता दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 22 मई को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 को, जिसके तहत यानी कस्तूरी मृग को संरक्षित घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कबूतर, उल्लू, कौआ और मोर में से कौन सा शांति का प्रतीक माना जाता है? इसका सही आंसर है कबूतर, यानी कि कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? इसका सही आंसर है सतपुड़ा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है, सबसे ऊपर आती है तुम्हारी विंध्य, इसके बीच में चलती है नर्मदा नदी, ठीक है, उसके बीच बाद आती है सतपुड़ा और उसके नीचे आती है तुम्हारी ताप्ती नदी। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लेना और पूछ ले जाए कि नर्मदा नदी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो विंध्य और सतपुड़ा के। ठीक है, सतपुड़ा के नीचे कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है पंपास। ठीक है, पंपास जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है कानपुर, क्योंकि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर। एक और आता है इससे संबंधित कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो भी कानपुर में। ठीक है, चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? 1835 में। किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, इस समय जो थे वायसराय कौन थे? वो विलियम बेंटिंक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? इसका सही आंसर है उषा मेहता। ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब हुआ था पास? तो ये हुआ था 8 अगस्त। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक ऑपरेशन चला गया था जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर, यानी कि जितने भी क्रांतिकारी थे उन्हें गिरफ्तार करने से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है चिनाब, यानी कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चिनाब नदी पर और भी जल विद्युत परियोजना है, जैसे कि बगलीहार परियोजना, सलाल परियोजना, ये चिनाब नदी पर है। ठीक है, चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। चिनाब नदी का उद्गम बाड़ालाचा दर्रे से होता है, जो कि बाड़ालाचा दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चिनाब नदी की कुल लंबाई है 960 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी कि जल के आयतन के अनुसार। ठीक है, जल का आयतन मतलब बड़ा। ठीक है, ये नदी आएगी तुम्हारी अमेजन। ठीक है, जल के आयतन के अनुसार अगर नदी पूछी जाएगी बड़ी तो कौन सी आएगी? अमेजन। ठीक है, और सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील पड़ती है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अमेजन नदी का उद्गम होता है एंडीज पर्वत श्रेणी से, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, और एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है,
किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका सही आंसर है वेनेजुएला। यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? वेनेजुएला को। ठीक है, वेनेजुएला में ही एक प्रपात है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, एंजिल जलप्रपात। ठीक है, जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। यह कैरोनी नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? कैरोनी नदी पर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात मैंने बताई दिया आपको कहाँ पर है? कैरो नदी पर या कैरोनी नदी पर। ठीक है, वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, ठीक है, किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है शीशा उद्योग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है फिरोजाबाद, ये शीशे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा था बरेली, बरेली किस लिए प्रसिद्ध है? सुरमे के लिए। मुरादाबाद पीतल नगरी, मुरादाबाद को क्या कहा जाता है? पीतल नगरी। ठीक है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है हार्डवेयर। ठीक है, यानी कि हार्डवेयर के द्वारा ही एक कंप्यूटर का हम निर्माण कर सकते हैं। यानी कि सीपीयू के अंतर्गत जितने भी पार्ट होते हैं, सीपीयू, यूपीएस, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तुम्हारे हार्डवेयर के। ठीक है, यानी कि जिन पुर्जों को हम छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही आंसर है विटामिन सी। ठीक है, बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की। ठीक है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का सर्वोत्तम जो होता है वो होता है आंवला। ठीक है, आंवला, यानी कि जो विटामिन सी मिलती है हमें वो खट्टे पदार्थ से मिलती है और उसका सर्वोत्तम जो स्रोत है वो है आंवला। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। यानी कि विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार, ठीक है, फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? यानी कि किसी सर्किट में प्रभावित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उसे रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डंफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है मिजोरम। डंफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? यह है तुम्हारा मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? इसका सही आंसर है 5। यानी कि यूएनओ का ही भाग है क्या? सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, जिसके अंतर्गत रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका, ये सभी स्थायी सदस्य किसके? सुरक्षा परिषद के। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, यानी कि जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो कुल कितने देश शामिल थे? 51 देश शामिल थे। यूएनओ के 6 अंग होते हैं, जिसके अंतर्गत महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, यानी कि 2 राष्ट्रों के बीच जो विवादों का निपटारा करता है वो कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में। ठीक है, ऐसे आता है तुम्हारा यूएनओ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होगी? 24 अक्टूबर 1945 को। कुल कितने देश शामिल थे? 51 देश शामिल थे। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नामकरण किया था वो किसने किया था? वो किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची। ठीक है, यानी कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? जो कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। ठीक है, दल बदल किसके अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में जो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी थी? 8। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। ठीक है, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं। ठीक है, पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, दूसरी में आएगा वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी में आएगा तुम्हारा यानी कि जो राज्यसभा के निर्वाचन या राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। ठीक है, 5वीं में आएगा SC ST। ठीक है, SC और ST के लिए जो आरक्षण होता है उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, और 6ठी अनुसूची आएगी असम, मेघालय, त्रिपुरा
मिजोरम, यानी कि इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देना। ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आएंगे यानी कि 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं अपने संविधान में है? 22 भाषाएं। ठीक है, 9वीं अनुसूची में आएगा यानी कि भूमि भूमि सुधार। ठीक है, 10वीं में आएगा दल बदल, 11वीं में पंचायत राज और 12वीं में आएगा, 12वीं अनुसूची में आएगा तुम्हारा यानी कि नगर पालिका या फिर नगर निगम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 57। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा या पुनर्निर्वाचन की योग्यता है किसमें? अनुच्छेद 57 में। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। ठीक है, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, तो अनुच्छेद 53। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आगा तुम्हारा 72। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश जो जारी किया जाएगा, अध्यादेश की घोषणा की जाएगी यानी कि 103 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो अनुच्छेद 108 के तहत। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, कांग्रेस को किसके दिमाग की वजह मानता है? डफरिन को। ठीक है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, मुंबई में हुआ था। कुल सदस्य शामिल हुए थे इसमें 72। पहले अधिवेशन में कुल सदस्य कितने हुए थे? 72, जिसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर WC बनर्जी। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1886 में दादा भाई नेरोजी ने। ठीक है, उसके बाद तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, एक अधिवेशन हुआ था आपका यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1896। ठीक है, 1896 के अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत गाया गया था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला सैनी ने। ठीक है, 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने थी? यानी जो महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो आयोजित हुआ था बनारस में। ठीक है, 1907 में रास बिहारी बोस ने जो कि सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1911 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी यानी कि बीसन नारायण धन ने। ठीक है, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1911 में सर्वप्रथम किया गया था जनगण मनगढ़ यानी कि अपना राष्ट्र भारत का राष्ट्रीय गान। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी किस वंश का था? इसका सही आंसर है संसवनी, यानी कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था? संसवनी। ठीक है, मोहम्मद गोरी द्वारा लड़े गए 3 महत्वपूर्ण युद्ध थे यानी कि पहला था तुम्हारा 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी हार गए थे। ठीक है, दूसरा हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 में। ठीक है, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया था। उसके बाद होता है जयचंद के साथ 1194 में जिसका नाम था चंदावर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है वह मुगल शासक कौन था जिसने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगाया था? इसका सही आंसर है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया था। कब लगाया था? 1679 में। ठीक है, जिंदा पीर के शासक को कहते हैं? औरंगजेब को। ठीक है, यानी कि मुगल वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त किया था? ठीक है, वो था तुम्हारा अकबर। ठीक है, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? 1564 में। अगला क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? इसका सही आंसर है शाह शुजा। ठीक है, यानी कि महाराणा रणजीत सिंह को जो कोहिनूर का हीरा मिला था वो किस शासक से मिला था? शाह शुजा से। ठीक है, यानी कि महाराणा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि हुई थी, ये हुई थी 1809 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया था? ठीक है, भगवद गीता का और योग विशिष्ट इनका अनुवाद किसमें किया था? फारसी भाषा में। किसने किया था? दारा शिकोह ने। ठीक है, ऐसे आता तुम्हारा महाभारत। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? वो किया था बदायून ने। किसके समय किया था? अकबर के समय में।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? इसका सही आंसर है लकड़ी का। ठीक है, यानी कि जो पाटलिपुत्र में स्थित था चंद्रगुप्त मौर्य का महल, वो किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? ये की थी 322 में। ठीक है, नंदवंश के शासक थे एक नंदवंश नंदवंश के शासक थे लास्ट घनानंद। ठीक है, घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से? अपने प्रधानमंत्री यानी कि चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा प्रचलन का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, इसका सही आंसर है 1806 में। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1806 में, 1806। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1897 में, जिसका मुख्यालय बेलूर कोलकाता में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, लावड़ी और तमाशा किसके हैं? महाराष्ट्र के। ऐसे होते हैं, दुर्गा पूजा कहाँ का आता है? वो पश्चिम बंगाल का आता है। ठीक है, वर्तमान में यानी कि विश्व धरोहर अमूर्त सूची में शामिल किया गया किसे? दुर्गा पूजा को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर है आरती शाह। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किस महिला ने किया था? वो क्या था? आरती शाह ने। अगला क्वेश्चन है, एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम जो भाषण दिया था वो कहाँ पर दिया था? उपदेश वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। सर्वाधिक दिए थे श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, इनके उपदेशों को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? यानी कि महापरिनिर्वाण। ठीक है, गृहत्याग को क्या कहा है? गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। और नदी जुड़ी हुई थी इसमें, निरंजना या फिर फाल्गुन नदी। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है जेवलिन थ्रो। ठीक है, जेवलिन थ्रो को ही कहते हैं भाला फेंक। ठीक है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। ठीक है, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुए थे। इसमें भारत को कुल कितने पदक मिले थे? 7। ठीक है, 7 पदकों के साथ भारत 48वें स्थान पर रहा था। ठीक है, जिसमें कि प्रथम यानी कि स्वर्ण पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, 2 रजत पदक आए थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है, जिसमें कि मीराबाई चानू ने जीता था एक, और एक रवि कुमार दहिया ने। ठीक है, और कांस्य पदक कितने आए थे? 4। कुल कितने हो गए? 7 पदक। और स्थान कौन सा रहा था? 48वां। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे भारत रत्न मिला। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। ठीक है, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। 1954 में। 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को भी दिया गया था। ठीक है, लता मंगेशकर का हाल फिलहाल में निधन हो गया है, जिन्हें कि 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है, यानी किस क्रिकेटर ने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर है सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली BCCI, ठीक है, BCCI के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर है 2005।
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? 2005 में। ठीक है, और ये लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, जिसका नाम है नरेगा। नरेगा कब लागू हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। अधिनियम कौन सा था? 2005। इसके नाम के आगे महात्मा गांधी कब जुड़ा था? ये जुड़ा था 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यानी कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यानी कि 15 मार्च 1950 को। ठीक है, योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था? ये किया गया था 15 अगस्त 2014 को। योजना आयोग कब समाप्त कर दी गई थी? 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, इसके स्थान पर नीति आयोग कब बनी थी? 1 जनवरी 2015 को बनी थी। ठीक है, नीति आयोग ने 15 वर्षीय प्लान दिया है। 15 वर्षीय प्लान दिया है। ठीक है, उसी के बाद यानी कि जो योजना आयोग था, योजना आयोग किसे करता था? 5 वर्षीय प्लान। यानी कि कुल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी आई हैं अपनी? 12। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। 12वीं कौन सी रही थी? यानी कि 2012 से 2017 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है इंडिया गेट। ठीक है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारतीय सैनिक मरे थे उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया था, जिसका नाम क्या है? इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली से राष्ट्रपति भवन तक, ठीक है, जो राजपथ जाता है उसका नाम क्या था? राजपथ। अब उसमें वर्तमान में उसका नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ हो गया है। ठीक है, कर्तव्य पथ। जो राजपथ था उसका नाम वर्तमान में क्या है? कर्तव्य पथ। ठीक है, यहीं पर कर्तव्य पथ पर ही सुभाष चंद्र बोस की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? इसका सही आंसर है 1787। यानी कि अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? 1787 में। यानी कि अमेरिका ही प्रथम देश है जिसने यानी कि संविधान को लागू किया था। संविधान लागू कब किया था सर्वप्रथम? अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में किया था। ठीक है, भारत में कब लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? ठीक है, जैसे कि मैं ऊपर बता ही चुका था कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के युद्ध हुए थे 1191 में और 1192 में। ठीक है, 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, 1192 में मोहम्मद गौरी जीते थे। ठीक है, इसका सही आंसर मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित फिल्म कौन सी है? इसका सही आंसर है गोल्ड। यानी कि स्वतंत्र होने के बाद यानी कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था किसने? भारतीय हॉकी टीम ने। ठीक है, इस पर कौन सी फिल्म बनाई गई है? गोल्ड। ठीक है, गोल्ड फिल्म बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, महानदी और गोदावरी डेल्टा पर कौन सी मिट्टी मात्रा अधिक है? ठीक है, यानी कि महानदी और गोदावरी डेल्टा में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पूछा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल पर सर्वाधिक किस मृदा का क्षेत्रफल है? सर्वाधिक, तो सर्वाधिक आएगी जलोढ़ मिट्टी या मृदा। ठीक है, अब पूछा जाए कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी या मृदा कौन सी है? तो भी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, यानी कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। एक आती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में। दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। एक आती है लाल मिट्टी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी पश्चिमी घाट में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में कॉफ़ी और चाय की खेती अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। कब की थी? 1916 में। ठीक है, इसी के अंतर्गत आएगा कि बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना, अगर कॉलेज आएगा तो एनी बेसेंट और विश्वविद्यालय आएगा तो मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? इसका सही आंसर है जिला पंचायत। ठीक है, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1957 में। ठीक है,
रिपोर्ट कब सौंपी थी? रिपोर्ट सौंपी थी इन्होंने 1958 में। ठीक है, इससे संबंधित यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों शामिल होते हैं। इसी के अंतर्गत आता है एक कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1977 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडलीय की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? यानी कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोमंडल। ठीक है, क्षोमंडल एक ऐसा मंडल है जिसमें आंधी, तूफान, वर्षा, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो किसमें होती हैं? क्षोमंडल में। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि ओजोन मंडल यानी कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? वो पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, पृथ्वी की 5 परतें पाई जाती हैं। सबसे नीचे होती है क्षोमंडल, सबसे नीचे क्षोमंडल होती है। उसके बाद आती है तुम्हारी समताप मंडल, फिर आती है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है, इनका क्रम सभी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर है राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, यानी कि अपने भारत में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, सबको एक समान समझा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। युद्धों में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? इसका सही आंसर है परमवीर चक्र, यानी कि सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। ठीक है, अपने उत्तराखंड के एक व्यक्ति को मिलता सर्वप्रथम जो परमवीर चक्र मिला था, वो किसे मिला था? 1947 में मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, जो कि कुमाऊं 4 रेजिमेंट से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? इसका सही आंसर है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के समय मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। ठीक है, मराठा वंश का संस्थापक कौन था? वीर शिवाजी थे। ठीक है, शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? 1674 में हुआ था, जून 1674 में। ठीक है, यानी कि मराठा वंश में 2 कर भी लगाए थे, जिसका एक नाम था चौथ कर, ठीक है, और एक था सरदेशमुखी कर। ठीक है, चौथ कर यानी कुल भूमि का कितने % भाग पर लगता था? 1/4 पे। सरदेशमुखी लगता था 1/10 भाग पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। हर घर जल प्रमाणित वाला प्रथम राज्य है। हर घर जल प्रमाणित वाला यानी कि जहां पर हर घर जल पहुंच चुका है। इसका सही आंसर है गोवा। ठीक है, हर घर जल प्रमाणित वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? गोवा। अब पूछा था आपसे कि हर घर जल प्रमाणित प्रथम जिला कौन सा है? तो बना है बुरहानपुर। ये पड़ता है MP, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला पूछा जाए कि हर घर जल प्रमाणित प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है, वो है आपका दादर नागर हवेली। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। प्राथमिक स्तर पर यानी कि नई शिक्षा नीति को किसने लागू किया? उत्तराखंड है। उच्च स्तरीय लेवल पर अगर पूछा जाए कि नई शिक्षा नीति को किसने लागू किया? उच्च स्तरीय लेवल पर क्या है? गोवा ने। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी वह कब की गई थी? 12 जुलाई 2022 को 12 जुलाई 2022 को लागू की गई थी उत्तराखंड में शिक्षा नीति। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। 50 क्वेश्चन है और 50 के साथ मैंने करीब हर क्वेश्चन का अच्छे से व्याख्या की है, जिससे कि करीब मान के चलो 150 से 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आगे से भी आपको ऐसा ही मैटर मिलता रहेगा आपको, बस आप सपोर्ट करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। जय भारत, जय